एक डरा देने वाला सच। एक आगाह करने वाली रिपोर्ट। इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कोरोना काल में खून के सौदागर। कोरोना वायरस के कहर से कांप रही दुनिया मुसीबत के उस दौर में है जहां बेहिसाब चुनौतियां हैं। कहीं दुनिया के देशों में बढ़ते कोरोना के मरीज चिंता का सबब हैं, तो कहीं लाशों के ढेर ने सिस्टम को लाचार और बेबस कर दिया है। मौत की इस महामारी के बीच इंटरनेट की दुनिया को अपराधियों ने अपने शिकंजे में कस लिया है। साइबर संसार से जुड़े ये वो अपराधी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के खून का सौदा करने की ठान ली है। महामारी के इस दौर में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तब इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही खेल चल रहा है। यह खेल उन जालसाजों से जुड़ा है जब कोरोना काल में खून के सौदागर बनकर दुनिया को लूट रहे हैं। दुनिया के नक्शे को देखें तो साफ पता चलता है कि कोरोना वायरस के सैलाब में दुनिया किस कदर डूब चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के इस बेहद बुरे दौर में अपराध की दुनिया के वो लोग सक्रिय हो चुके हैं जो चुटकी बजाते ही इंटरनेट की दुनिया को इधर से उधर करने का दम रखते हैं। साइबर क्राइम की दुनिया के ये वो सौदागर हैं जो तमाम देशों को झांसा देकर लाखों और करोड़ों के वारे न्यारे करना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ एक अदद वैक्सीन बनाने को तरस रही है, तब डार्कनेट की दुनिया के ये अपराधी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर उन लोगों का खून बेच रहे हैं जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि डार्कनेट पर मौजूद ये लोग अलग अलग देशों से न सिर्फ खून मंगवा रहे हैं बल्कि उस खून की लाखों में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि डार्कनेट की दुनिया से जुड़े ये लोग 1 लीटर खून के बदले 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ये ब्लड बिक रहा है, जो मैंने देखा है मेरी प्राथमिक जांच में, कि $15,000 से लेकर $25,000 पर लीटर तक है। कुछ एस्क्रो अकाउंट नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पैसे डाल दीजिए और डिलीवरी पर वो पैसा ट्रांजैक्ट किया जाएगा। तो जांच करके और ज्यादा पता पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जब चीजें कोई होती हैं, क्योंकि डिमांड में है, तो ऑफ कोर्स क्रिमिनल्स का फायदा उठाएंगे। लेकिन ये कैसे पूरा प्रोसेस बना है और इसमें से कितने लोग हैं जो फ्रॉड हैं। ये लोग 2 तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पहला वो जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हों, दूसरा वो जो कोरोना वायरस के कहर से डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, डार्क नेट की दुनिया में काम करने वाले ये लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जिस खून को वो लोग बेच रहे हैं उसके प्लाज्मा से जिंदगी भर के लिए किसी इंसान की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे शख्स को कभी भी कोरोना वायरस अपने शिकंजे में नहीं कसेगा। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि डार्कनेट पर कोरोना वायरस से लड़ने वाली एक ऐसी वैक्सीन की चर्चा है जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के खून से बनाई गई है। अंग्रेजी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के खून से बनी वैक्सीन की कीमत डार्कनेट पर लाखों रुपए में लगाई जा रही है। हैरानी की बात यह कि लाखों रुपए में भी इस वैक्सीन को खरीदने वालों की कमी नहीं है। डार्क वेब पर अवैध तरीके से चल रहे इस धंधे की बाकायदा रेट लिस्ट तैयार की गई है। यहां खून की एक एक बूंद की कीमत लाखों में तय की गई है। अहम बात यह है कि यहां से खून खरीदने के लिए बिटकॉइन में कीमत चुकानी होगी। मसलन कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के 100 मिलीलीटर प्लाज्मा के लिए करीब 1,35,000 रुपए, 500 मिलीलीटर प्लाज्मा के लिए
करीब 5,40,000 रुपए, 1 लीटर प्लाज्मा के लिए करीब 10 लाख रुपए। दरअसल बिटकॉइन के जरिए डार्क वेब पर लेन देन इसलिए होता है क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है। ये केंद्रीय बैंक से संचालित नहीं होती। कंप्यूटर नेटवर्किंग के भुगतान में इस करेंसी का इस्तेमाल होता है। यहां इस बात को भी समझना जरूरी है कि आखिर कैसे महामारी के इस काल में खून का ये बाजार सक्रिय हो गया। दरअसल कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद बनकर उभरी है। शोधकर्ताओं को इस बात की उम्मीद है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से बाकी मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। जो मरीज एक बार कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी पैदा होते हैं। ये एंटीबॉडी मरीज को ठीक करने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उसके खून में मौजूद प्लाज्मा किसी दूसरे मरीज को ठीक होने में मदद कर सकता है। कोरोना से ठीक हो चुका कोई मरीज 2 हफ्तों के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। अगर उसकी ब्लड टेस्टिंग या ब्लड ग्रुपिंग नहीं की गई है खून में, तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति को सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं और ऐसे में व्यक्ति की जान भी जा सकती है और एक्यूट लंग रिएक्शंस जिसे हम ट्राली बोलते हैं वो भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि खून से एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में जा सकती हैं। डार्क वेब की दुनिया में सक्रिय खून के सौदागर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये धोखा देकर आपसे लाखों वसूल करना चाहते हैं। यही वजह है कि डार्क वेब की दुनिया से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये इंटरनेट की वो दुनिया है जहां सब कुछ चोरी छिपे होता है। नेट से सावधान। इंटरनेट पर सबसे बड़ा धोखा। महामारी के बीच जान के दुश्मनों की सौदेबाजी। महामारी के वक्त कुछ लोग आपराधिक तरीके से कमाई की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है, इसलिए कड़ी निगरानी की जरूरत है ताकि इसे बंद किया जा सके। ये वो चेतावनी है जिसने कोरोना काल में हड़कंप मचा दिया है। डार्कनेट की दुनिया से जुड़े लोग इस वक्त सिर्फ खून की ही सौदेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि वो इस महामारी के दौर में हर उस चीज की खरीद फरोख्त कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस से पीड़ित किसी मरीज की जान बचाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग ऐसी वेबसाइट पर पीपीई किट, मास्क, कोरोना टेस्ट किट समेत कई सारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इंटरनेट की इस दुनिया के सौदागरों ने अपना जाल अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फैला रखा है, जहां से सभी प्रोडक्ट लोगों तक भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। आप सोचकर दंग रह जाएंगी कि कोरोना काल में डार्क नेट का ये बाजार कितना बड़ा है। इस बाजार में वो सारी चीजें बेची जाती हैं जिसका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होता है। हैरानी की बात यह है कि ये सौदागर आपकी मनचाही जगह पर सारे सामान मुहैया करने का दावा करते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने इस बारे में लोगों को आगाह किया है। हमें पता चला है कि असुरक्षित वैक्सीन और एंटीवायरल दवाइयां भी डार्क नेट पर लोगों को बेची जा रही हैं।
भारी मात्रा में पीपीई की भी बिक्री हो रही है, क्योंकि बाजार में इसकी कमी बनी हुई है। दरअसल जिस डॉटनेट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो इंटरनेट की दुनिया में अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। ये वेबसाइट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजनों और नॉर्मल ब्राउजिंग के दायरे से अलग होती है। इन्हें डीप नेट भी कहा जाता है। इन वेबसाइट का नेटवर्क सामान्य वेबसाइट के नेटवर्क की तरह नहीं होता। इन वेबसाइट पर विशेष प्रक्रिया के तहत ही पहुंचा जा सकता है। डार्क वेब पर ड्रीम मार्केट, सिल्क रोड, पीपल्स ड्रग सप्लाई या EU कैना या बिट फार्मा, इस तरह के ड्रग स्टोर हैं। बहुत सारे कॉमर्स पोर्टल हैं और उसमें क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, इलीगल प्रोडक्ट्स होते हैं सारे ड्रग्स वगैरह। और उसके बाद उसमें जो पेमेंट होता है वो क्रिप्टो करेंसी से दिया जाता है, जैसे बिटकॉइन से, मोनेरो से, ईथर कॉइन से। और जो आपको सप्लाई आती है वो भी बड़े लीगल चैनल से आती है और एक कोड आपको दिया जाता है, वो कोड बताने पर वो आपको सप्लाई मिलती है। दरअसल डार्कनेट का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जिनकी इजाजत किसी देश का कानून नहीं देता। यही वजह है कि अपराधी इस तरह की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर होती है। इन वेबसाइट पर ज्यादातर मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त और हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि जब कोरोना काल में शोधकर्ताओं की नजर इस महामारी से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री पर गई तो उन्होंने दुनिया को आगाह करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर रिक ब्राउन के मुताबिक कोरोना वायरस से जुड़ी चीजों की डार्कनेट पर बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। दूसरे व्यक्ति ने जिसने प्लाज्मा थेरेपी दी है, अगर उसको कोई ऐसा संक्रमण है जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, साइटोमेगैलोवायरस है, तो ये संक्रमण उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति प्लाज्मा थेरेपी ले रहा है, उसमें भी आ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आम लोगों को डार्कनेट से सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। जो भी लोग ठीक हो रहे हैं उनका डेटा क्रिमिनल तक नहीं पहुंचना चाहिए। उस डेटा को प्रोटेक्ट करके रखिए। उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल आईडी, वो डेटाबेस, वो कहीं भी गलत हाथों में ना जाए, ताकि वो इनको ल्योर करें, उनको लालच दें, इनको फोन करें कि अपना ब्लड दीजिए, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। वो नहीं होना चाहिए। वो डेटा भी लीक हुआ था कई कंट्रीज में और तब काफी हुए एंड क्राई हुआ था। कोरोना काल में पहले ही लोगों को बेहद सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है और अब जबकि इंटरनेट की दुनिया से जुड़े अपराधी भी डार्कनेट के जरिए लोगों को ठगने और उसकी जान का सौदा कर रहे हैं, ऐसे में सबसे जरूरी यही है कि इंटरनेट पर किए गए किसी भी दावे पर यकीन ना करें, क्योंकि डार्कनेट का ये संसार रहस्यों का वो दरवाजा है जिसमें एक बार जाने के बाद लौटना भी मुश्किल हो जाता है। जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की रूह कांप जाती है, जो पलक झपकते दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकता है, जिसके एक वार से दुश्मन का काम तमाम हो जाता है, जो पूरी दुनिया में खुफिया ऑपरेशन चलाता है। इजराइल की वो खुफिया एजेंसी मोसाद अब कोरोना वायरस से दो हाथ कर रही है और हमेशा की तरह इस खतरनाक एजेंसी ने अपने इस दुश्मन को भी चारों खाने चित कर दिया है। तभी तो जिस देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रधानमंत्री को भी क्वारंटीन होना पड़ा था, आज कोरोना वायरस पर लगाम लगाए बैठा है। संख्या के लिहाज से इजराइल में भले ही कोरोना मरीज कम हो, लेकिन मामला कभी खतरनाक मोड़ पर था। फिर इजराइल की सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल संसाधन जुटाने का काम अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपा, जिसका नतीजा 2 महीने में ही सामने आ गया। मोसाद ने 30 अप्रैल को देश के लिए 4 लाख टेस्ट किट मुहैया कराए। इजराइल की सरकार को भी नहीं पता था कि मोसाद किट कहां से लाया है, जबकि 23 अप्रैल को ही 1 लाख किट इजराइल पहुंचे थे। मोसाद ने जो है 1 मार्च की शुरुआत में ही
एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया और इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत ही शांत तरीके से, गुप्त तरीके से, जैसा कि मोसाद कार्य करने के लिए जानी जाती है, उसने तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स को अरेंज करने का और उसे आयात करने का कार्य शुरू कर दिया। इजराइल में भी 1600 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और मौत का आंकड़ा 200 को पार कर गया है। आंकड़ों के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इजराइल की सरकार ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि हालात कभी भी बदतर हो सकते हैं। इस देश में युद्ध के लिए गोलियों और बम या किसी हथियार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोरोना जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए देश पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसलिए इजराइल की सरकार ने मोसाद को दवाइयां और उपकरण जुटाने के लिए कहा। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह थी। जब फरवरी में इजराइल में कोरोना ने दस्तक दी थी, तब देश में केवल 2000 वेंटिलेटर थे, जबकि स्वास्थ्य महकमे के एक सर्वे के मुताबिक मई महीने में मरीजों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ेगी कि करीब 10,000 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। बात केवल वेंटिलेटर की ही नहीं थी। डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपकरण, N95 मास्क के साथ टेस्ट किट की भारी कमी थी। तब इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल शेबा मेडिकल सेंटर को इन सब उपकरणों की जरूरत महसूस हुई, तो अस्पताल के डायरेक्टर जनरल मोसाद के मुखिया कोहेन से मिले। कोहेन को जरूरी सामानों की लिस्ट सौंपी गई। मोसाद ने अपने नेटवर्क के जरिए उनकी खोज शुरू कर दी, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में इन उपकरणों की भारी कमी थी। फिर भी मोसाद ने 2 महीने में अपने देश की सारी जरूरतों को पूरा कर लिया। मोसाद ने जो है अपने तमाम लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोएक्टिव तरीके से, एक गंभीर रुख अपनाते हुए, एक वॉर फुटिंग पे जाते हुए, इस कोरोना महामारी की गंभीरता को समझते हुए इस मेडिकल इक्विपमेंट्स को आयात करने का जो है एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई। इजराइल में मार्च की शुरुआत में ही कमांड और कंट्रोल रूम बना दिए गए, जो कोरोना से जुड़े हर मामले पर निगाह रखा करते हैं। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी मोसाद के मुखिया योसी कोहेन के पास है। मोसाद की टीम ने जरूरी चिकित्सा के उपकरण और दवाइयों का स्टॉक पहले से ही कर लिया था। उसको अंदाजा था कि कोरोना पूरी दुनिया और उनके देश इजराइल में कितना कहर मचाएगा। ऐसे समय में मोसाद को कमान सौंपी गई स्वास्थ्य सेवाओं की, जब उनके देश का स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। दूसरे देशों से मेडिकल उपकरण लाने के लिए मोसाद ने कई देशों में खुफिया मुहिम छेड़ रखी है, जिसका केंद्र है शेबा अस्पताल में बना कंट्रोल रूम। न किसी से कोई समझौता, न किसी से खरीद फरोख्त में वक्त की बर्बादी। बस जितनी जरूरत पड़ी उतने टेस्ट किट और वेंटिलेटर इजराइल पहुंचा दिए। इसकी भनक इजराइल की सरकार को भी नहीं लगती। अपने सीक्रेट तरीके से कार्य करता है। मोसाद के जो डायरेक्टर हैं योसी कोहेन और उनकी जो उनकी टीम है, जो उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने राष्ट्र भक्ति के लिए भी जाना जाता है। वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और वो अभी इस समय वर्तमान समय में जब मोसाद को लगा कि ईरान जो स्वयं में ही कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, उसका खतरा जो है अब इजराइल के ऊपर इस समय ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो उन्होंने मोसाद ने अपना जो पूरा फोकस है वो इस हेल्थ इमरजेंसी को डील करने के लिए लगा दिया। एक समय तो नौबत यहां तक आ गई थी कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री याकोव लिज्मैन, मोसाद प्रमुख योसी कोहेन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन शब्बात के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी क्वारंटीन में भेजना पड़ा। लेकिन आज इसी देश ने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से कोरोना को करारा जवाब दिया है। चीन में जासूसी से कोरोना पर काबू। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से पनाह मांग रही है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में महामारी की वजह से सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन है और लोग कोरोना से आजादी की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा देश भी है जो मुसीबत की घड़ी में भी राहत की सांस ले रहा है। यहाँ के लोग कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब हुए हैं। इस देश ने अपनी समझदारी और चालाकी से कोरोना वायरस को चकमा दिया है।
चीन की राजधानी बीजिंग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की दूरी महज 900 किलोमीटर है। चीन और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के बेहद करीब है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया ने कोरोना की चेन तोड़ने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। करीब 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के खतरे को भांपने में जरा भी देर नहीं की, जिसकी तस्दीक करते हैं ये आंकड़े। दक्षिण कोरिया में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 तक सिमट चुकी है, जबकि यहां कोरोना की वजह से मारे गए लोगों की तादाद सिर्फ 248 है। यही नहीं, करीब 9,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना की चेन तोड़ने में दक्षिण कोरिया की इस इमारत और यहां काम करने वाले लोगों की सबसे अहम भूमिका है। ये इमारत है दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की। यहीं से दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया और वहां के शासक किम जोंग उन की हर जानकारी जुटाता है। देश की सुरक्षा में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस अहम किरदार अदा करती है। तो दक्षिण कोरिया की इस खुफिया एजेंसी ने कोरोना पर काबू पाने में वहां की सरकार की मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण पर चीन और WHO के किसी भी बयान पर भरोसा नहीं किया। दक्षिण कोरिया को यह अच्छी तरह पता था कि आंकड़े छिपाना चीन की पुरानी आदत है और इस बार भी वो ऐसा ही करेगा। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने सटीक जानकारी हासिल करने के लिए NIS के अपने जासूसों को वुहान भेज दिया। इन जासूसों ने वुहान के अस्पतालों से पूरी जानकारी इकट्ठा की और अपनी आगे की रणनीति तैयार कर ली। सही इंफॉर्मेशन उसने चाइना से उसको हासिल करने में उसको कामयाबी मिली और ये इंफॉर्मेशन का माध्यम उसने अपने जासूसों के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। जब उनको पता चला कि कितने बड़े स्केल पे वुहान में ये आपदा फैली हुई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का पहला मामला 20 फरवरी को सामने आया था। इसके बाद सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के जासूसों से मिली जानकारी के बाद कोरोना से लड़ाई की रणनीति तैयार की। नतीजा ये हुआ कि चीन से नजदीकी के बावजूद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई। दक्षिण कोरिया ने देश के हर नागरिक को मोबाइल ऐप के जरिए जोड़ा और बचाव की जानकारियां उपलब्ध कराई। यही नहीं, मरीजों को जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। एक हकीकत यह भी है कि साउथ कोरिया ने चीन के बहान से काफी सीक्रेट्स जो हैं वो पहले से पता कर लिए थे, जिससे कि वो प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने टेस्टिंग किट्स को जल्द से जल्द जनवरी के मिड जनवरी तक साउथ कोरिया के अंदर टेस्टिंग किट्स जो हैं वो तैयार कर ली थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चीन से काफी सीक्रेट जो है कोरोना वायरस के वो हासिल किए। 58 साल पहले 1961 में बनाई गई दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने चीन की चाल को नाकाम कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के झूठ की हवा निकाल दी और यह सब कुछ इसलिए हो सका क्योंकि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस दक्षिण कोरियाई सरकार के अंतर्गत काम करती है। यह खुफिया एजेंसी सीधे राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करती है। जाहिर है, कोरोना काल में दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए चीन के झूठ को समय रहते पकड़ लिया और अपने लोगों की जान बचाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया। लेकिन यह सब कुछ इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी संवैधानिक तरीके से काम करती है, सरकार को रिपोर्ट करती है, पाकिस्तान की तरह सेना की बात नहीं सुनती और न ही पाकिस्तान की ISI की तरह चुनी हुई सरकार को चुनौती देती है।